नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार के 46वीं कड़ी में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। ये जो 46 कड़ी में आज जो विषय रखा गया है, ये विषय सांस्कृतिक क्रियाकलाप का है। और जैसा मैं बार बार आपको बताता हूं कि ये जो अनुसूची 11 में, जो संविधान की अनुसूची 11 है, उसमें ये 21वें नंबर का विषय है। अब इसके अलावा ये विषय थोड़ा सा आपको वो समझना पड़ेगा। ये सांस्कृतिक क्रियाकलाप ऐसा सामान्य विषय नहीं है जिसको कि बड़े आसानी समझ सकें, क्योंकि जो आप समझते हैं वो सांस्कृतिक क्रियाकलाप नहीं है। सामान्यतः आप ये समझते हैं कि सांस्कृतिक क्रियाकलाप मतलब गाना बजाना, नाच, ये सब सांस्कृतिक क्रियाकलाप है। ये सांस्कृतिक क्रियाकलाप का थोड़ा सा अंग हो सकता है, लेकिन ये सांस्कृतिक क्रियाकलाप नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि देखिए, बहुत सारे लोग इस महत्वपूर्ण विषय को नहीं जानते हैं, और ख़ास करके गांव के लोग तो इसको बिल्कुल ही नहीं समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी संविधान ने इस विषय को गांव को, ग्राम पंचायत को दिया है। आप इसी समझ सकते हैं कि इस विषय को ग्राम पंचायत देने का मतलब कितना महत्व दिया गया है इस विषय को। और इतने महत्वपूर्ण विषय को भी अगर आप नहीं समझेंगे तो समझ लीजिए कि आपके अधिकारों का क्या स्थिति हो जाएगी। अब ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि थोड़ा सा फिर मैं बार बार दोहरा इसलिए रहा हूँ कि सांस्कृतिक क्रियाकलाप में, सांस्कृतिक क्रियाकलाप मनोरंजन नहीं है, ये समझिए। जो कि आप सामान्यतः समझाते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि गाना बजाना नाच नहीं है और न मनोरंजन है। तो फिर है क्या है सांस्कृतिक क्रियाकलाप? सांस्कृतिक क्रियाकलाप मतलब ये है कि हर संस्कृतियों का, जो संस्कृतियां होती है ना, उस संस्कृतियों का प्रस्तुतिकरण अनेक माध्यमों से, कि हमारी जो संस्कृति है उसको हम तमाम माध्यमों से प्रस्तुत करते हैं। जो हमारी संस्कृति है उसको हम गाने के माध्यम से, नाच के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, लोक कलाओं के माध्यम से, उत्सवों से, त्योहारों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। ये है सांस्कृतिक क्रियाकलाप। उसमें मनोरंजन भी हो सकता है, उसमें त्यौहार भी हो सकता है, उत्सव भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और गायन वायन बहुत। लेकिन उसके पीछे जो हमारी मंशा है वो ये है कि हमारी जो संस्कृति है उसको हम कैसे उसमें लाएं और उसके माध्यम से प्रदर्शित करें। ये है सांस्कृतिक क्रियाकलाप। अब सवाल उठता है कि संस्कृति क्या है। अब ये भी बात महत्वपूर्ण है कि अगर संस्कृति को हम प्रस्तुत करते हैं तो हमारी संस्कृति क्या है, और वही महत्वपूर्ण बात है जानना कि संस्कृति क्या है। देखिए, हर व्यक्ति, हर समाज का या हर परिस्थितियों में जो जहाँ रहते हैं उनके जो रहन सहन का एक तरीका उन्होंने विकसित कर लेते हैं, वो उसको बोलते हैं कि ये वहाँ के संस्कृति है। अब जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ पर रह रहा है, कोई मैदानी इलाके में रह रहा है, कोई घाटियों में रह रहा है, कोई रेगिस्तान में रह रहा है, कोई गांव में रह रहा है, कोई कस्बों में रह रहा है, कोई शहर में रह रहा है, कोई महानगरों में रह रहा है। तो ये विभिन्न प्रकार के स्थानों या प्राकृतिक वातावरण में या प्राकृतिक परिस्थितियों में ये जो लोग रहते हैं ना, ये सबके जो रहन सहन और ये तौर तरीके हैं, वो धीरे धीरे जो वहाँ के लोग, रहने वाले लोग हैं, उससे सामंजस्य बैठा के अपने जीवन पद्धति को, अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति हमेशा ये होती है आगे बढ़ने की। तो उन परिस्थितियों से आगे बढ़ाने को वो सामंजस्य बैठाते हैं। अब एक तो प्राकृतिक परिस्थिति हो गई, वो एक तो जो प्रकृति में बैठी है उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए रेगिस्तान है तो रेगिस्तान तो वो मैदान नहीं बदल सकते। अगर वो मान लीजिए पहाड़ है तो पहाड़ को मैदान तो कर नहीं सकते। तो जिन प्राकृतिक परिस्थितियों में रहते हैं वो, और जो संसाधन पैदा हो जाते हैं, दोनों को मिला के जो वो जीवन शैली बनाते हैं, उसी जीवन शैली को कहते हैं प्राकृतिक। एक तो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक परिस्थितियाँ कहिए, और जो भौतिक संसाधन, इनको जो मिला के जो जीवन का वो कार्यशैली विकसित करते हैं, इसी को संस्कृति कहते हैं। तो इसीलिए संस्कृति
अलग अलग हो सकती है। अब जैसे हमारे बार बार कहते हैं कि हम भारत की संस्कृति क्या है, पश्चात देशों की संस्कृति क्या है, पश्चिम देश की संस्कृति पश्चिम के तौर तरीके से अपना उन्होंने विकसित किया, और ये वो विकसित करते हैं लोग, कोई आप उसको लाके आप गढ़ नहीं सकते हैं, थोप नहीं सकते हैं। वो समय के साथ विकसित होता रहता है, समय के साथ लोग अपने को विकसित करते हैं, और उसके लिए वो कुछ ऐसे नियम बना लेते हैं, कुछ ऐसे तौर तरीके बना लेते हैं, और उसको सब लोग मिलकर पालन करते हैं, जो वही संस्कृति बनती है जिसको सभी लोग पालन करते हैं। और जब सभी लोग उसका पालन करते हैं तो सब उसको वही उनकी संस्कृति बन जाती है। तो ये आप समझ लीजिए कि किस तरह से संस्कृतियाँ बनती हैं। कोई भी संस्कृति, जैसे भारत इतना प्राचीन देश है तो इसीलिए भारत कहते हैं कि भारत की संस्कृति सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति इसलिए है कि इतने सालों से लोगों ने धीरे धीरे अपने परिस्थितियों से जैसे जैसे नई नई चीज़ें आई उनको ग्रहण भी किया, कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ते गए, तो कुछ पुरानी कुछ नई, और लोग अपने अपने सुविधा के हिसाब से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, शांतिमय बनाने के लिए नई नई चीज़ें उसमें जोड़ते जाते हैं, पुरानी चीज़ छोड़ते जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि पुरानी चीज़ को नहीं भी छोड़ पाते हैं और वो संस्कृति के अंग बने रहते हैं। तो इसलिए देखिए कि समाज में, जीवन के सामाजिक जीवन में संस्कृति का कितना महत्व, और जो जीवन का वो भाग बन जाता है ना वो संस्कृति, तो फिर वो जीवन के हमारा जीवन का क्रियाकलाप हो जाता है। मतलब उसके सहारे ही हम अपने जीवन को चलाते हैं, पूरे गांव को चलाते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए कि ये है संस्कृति। तो अब इस संस्कृति को हम समय समय पर उसको प्रकट कैसे करें। एक पीढ़ी की जो संस्कृति बन जाती है वो दूसरी पीढ़ी को आगे कैसे जानेगी हमारी क्या संस्कृति थी। मैं एक दो उदाहरण से आपको बताता हूँ, तो ये फिर आपको संस्कृति समझ में आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए राम भगवान राम का, या राजा राम का, जो भी कहिए, उनका एक जीवन चरित्र। अब उनका जो जीवन चरित्र है बहुत प्राचीन समय से हम उसको देख रहे हैं, तो हम मानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो उनका जो जीवन शैली था वही हमारी संस्कृति है। वो हम उनका जैसे परिवार था, उनका पिता का आज्ञा था। अब जैसे उस संस्कृति में ये था कि पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, भाइयों में मेल मिलाप होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और किसी के लिए पूरा राम राज्य का जो पूरा अगर संरचना आप देखें तो वो हमारी संस्कृति का अंग था कि इस तरह उस समय की जीवन शैली थी हमारी, जो जीने का हमारा तरीका था, जो जीने का रंग तौर तरीका हम उसमें अपनाते थे, इस तरह की थी। अब ये हो गया हमारी संस्कृति। लेकिन अब ये पुराने समय की संस्कृति थी, तो अब उसको हमारी पीढ़ियाँ उसको कैसे जाने। उसको जनाने के लिए, अपनी संस्कृति को जनाने के लिए लोगों ने क्या किया कि रामचरितमानस मान लीजिए आगा, इसके पहले भी बहुत से ग्रंथ रचे गए, वो ग्रंथ रचे गए, संस्कृति को रखा गया, और उसको उन्होंने रामलीला के माध्यम से वहाँ जगह जगह रामलीला करके उस चीज़ को लोगों को आने वाली पीढ़ियों के सामने रखा। बहुत सारे रामलीले के अलावा भी बहुत से उत्सव जोड़ दिया भगवान राम से, बहुत से पूजा पद्धति जोड़ दिया, बहुत से उसके साथ क्रियाकलाप और भी जोड़ दिया, तो ताकि वो संस्कृति किसी न किसी रूप में हमारे सामने प्रकट होता रहे, आने वाली पीढ़ियों को जानते रहे। तो ये जो प्रकटीकरण का काम है, जैसे रामलीला हम करते हैं अपने संस्कृति को बताने को, इसको कहेंगे कि ये जो है सांस्कृतिक क्रियाकलाप हमारी संस्कृति है, लेकिन हम उसको हम प्रस्तुत करते रहते हैं बार बार कि आप देखिए इस तरह की हमारी संस्कृति थी, ऐसे हमारे राम थे, ऐसे उनके पिता थे, किस तरह से वो लोग जीवन को चलाते थे, तो किस तरह मूल्यों को रक्षा करते थे, किस तरह समाज को रक्षा करते थे। ये सारी हमारी एक संस्कृति है। तो ये जो संस्कृति है, इसको जो प्रस्तुतिकरण है वही सांस्कृतिक क्रियाकलाप है। अब इसमें कभी रामलीले से होता है, कहीं प्रवचन करते हैं लोग, कहीं गीत से प्रस्तुत करते हैं, कोई गाना बनाए हुए हैं, कोई लोग उसको जुलूस निकाल के प्रस्तुत करते हैं, कोई झांकी निकाल के प्रस्तुत करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी वो सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये आपको सांस्कृतिक क्रियाकलाप के बारे में काफ़ी समझ में आ गया कि संस्कृत क्या है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप क्या है। और एक निश्चित कभी कभी नाटक भी होते हैं बहुत से। अब हम लोगों के सभी के आप याद होगा कि सभी के यहाँ राजा हरिश्चंद्र का नाटक दिखाया जाता है। अब राजा हरिश्चंद्र का नाटक दिखाया क्यों जाता है? क्योंकि वो राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी थे, और सत्यवादी आदमी के जीवन में किस तरह से कठिनाइयाँ आती हैं, ये हमारे संस्कृत अंग था, फिर भी वो आदमी सत्यवादी बना रहता है। तो हमारी जो संस्कृति है
राम ने दिखाया, बहुत सारी चीज़ें राम ने सिखाया कि मेरी संस्कृति। और इसी तरह बहुत सारे आप राजा मिलेंगे, बहुत से संत मिलेंगे, बहुत से और लोग मिलेंगे, जैसे उससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे जो संस्कृति थी अब इस तरह की संस्कृति थी, और उसी को समय समय पर हम प्रस्तुति करते थे। ये है क्रियाकलाप। तो आपने समझ लिया कि ये गाना बजाना नाच गाना नहीं है। हाँ, नाच गाने के माध्यम से भी आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन अब नाच गाने से नाटक करके आप डाकू को दिखाएंगे कि ये डाकू का खेल है, कोई मनोरंजन कर रहा है, तो वो हमारी संस्कृति नहीं है। अगर आप उसको कहीं नहीं, ये भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, मनोरंजन का कार्यक्रम है, उसको गलत नाम देते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकारें, चाहे बहुत सारे सरकारों की है, ये समझते हैं कि बस ये सांस्कृतिक कार्यक्रम 26 जनवरी का आयोजन, 15 अगस्त का आयोजन, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, ये तो एक तरह से उत्सव है अपना मनाने के लिए 15 अगस्त का या ये 26 जनवरी का, वो हमारे उसमें। लेकिन हाँ, जब झांकियाँ, उसी में जब झांकियाँ निकलती हैं तो उसको हम मान लेंगे कि वो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम वो हो सकता है, क्योंकि झांकी में क्या दिखाते हैं कि जो हमारे भारत की संस्कृति है उस झांकियों को दिखाते हैं। तो वो एक झांकी दिखाना जो है वो एक हो सकता है कि हमारा वो सांस्कृतिक क्रियाकलाप में आ सकता है। अब ये आप देखिए कि ये जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप है गांव के अगर ले आए तो गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बहुत बड़ी बात है। सांस्कृतिक क्रियाकलाप के लिए गांव में ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है उसमें तो सरकार कोई योगदान तो कर नहीं रही है, न उसके लिए कोई फंड देती है, बल्कि वो लागू भी अधिकार भी नहीं दिया कि आप सांस्कृतिक क्रियाकलाप के लिए जो आप करते हैं उसको आप चलाइए। अब गांव जो है, देखिए आखिर में गांव का कितना बड़ा महत्व समझा गया, तभी ने इसको इतना बड़ा ये सांस्कृतिक क्रियाकलाप का विषय उनको दिया गया। और उसका कारण है कि जो हमारे गांव है, जो ग्रामीण समाज एक गांव है, उस गांव को ही मत समझिए कि वहाँ कुछ लोग रहते हैं, 1000, 2000, 4000 लोग रहते हैं, वो उनकी आबादी नहीं है, वो बस्ती नहीं है। हर गांव का एक सांस्कृतिक इतिहास है, संस्कृति है, वहाँ पलते हजारों साल से पनपी है, वो हजारों साल से लोगों ने जीने का तरीका निकाला है। हजारों साल से एक वो संस्कृति बन गई, जहाँ भी एक समाज रहता है एक संस्कृति बन जाती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनको जीना है, एक जीवन शैली बनाते हैं, तो ये वो जीवन शैली बनती है और वही उनकी संस्कृति आती है। तो हमारे गाँव एक संस्कृत केंद्र भी है, और हमारे 6 लाख गांव भारत में करीब 70-75% लोग रहते हैं, करीब 1 अरब लोग रहते हैं। तो ये समझिए कि 1 अरब लोगों का जो जीवन शैली है, जो रहन सहन है, जो विकसित हुआ है, थोपा नहीं गया है किसी, जो विकसित हुआ है, वही हमारे भारत की संस्कृति है। और इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, और कई बार कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर हमारे गाँव की संस्कृति नहीं रहेगी तो भारत की कोई संस्कृति अपनी तो ही नहीं। शहर में कौन सी संस्कृति विकसित हो रही है, महानगरों में कौन संस्कृति बन रही है? वहाँ तो आप रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसके अलावा वहाँ कोई संस्कृति का विकास हो ही नहीं हुआ है, और कायदे कानून नियम है उसके हिसाब से वहाँ रह रहे हैं, बस जीवन शैली चल रही है। लेकिन अगर गाँव को आप देखिए तो गाँव में पूरे का पूरा आप देखेंगे कि एक संस्कृति का विकास हुआ। अब मैं समझता हूँ किस तरह के गाँव में संस्कृति का निर्माण हुआ, संस्कृति का निरंतर विकास होता रहता है, और किस तरह की वहाँ की संस्कृति अपने आप में, हर गाँव की संस्कृति कैसे अलग अलग होती है। अब जैसे गाँव में, अब गांव में परिवार को लीजिए, गांव में परिवारों का एक सिलसिला चलता है कि किस तरह बड़ों का आदर करना है, बूढ़ों से कैसे बात करना है, चाचा से कैसे बात करना है, भाई से कैसे बात करनी है, और गांव में पटीदार लोगों से कैसे बात करनी है। हर गांव में कोई जहाँ रहता है जिसके पटीदार रहते हैं, उनसे कैसे व्यवहार करना है। फिर गाँव में दूसरे जात के जो लोग रहते हैं उनके बूढ़े बड़ों से कैसे बात करनी है, या उनसे कैसे सामंजस्य स्थापित करना है। फिर गांव में हर प्रकार के पेशे वाले रहते हैं, लोहार है, कहार है, दर्जी है, नाई है, पंडित जी हैं, इन सारे लोगों के साथ कैसे हमें संबंध बनाना है और कैसे उनसे व्यवहार करना है। ये सारी चीज़ें समय के साथ लोगों ने इसका तारतम्य बैठा के बनाया, और उसके नियम को गाँव वाले मानते हैं, और उस नियम को गाँव वाले मानते हैं, और उसी हिसाब से गाँव पूरा चल रहा है। कोई किसी को कहता नहीं, सब उसको मानते हैं और चल रहा हजारों साल से चलता रहा। इसके अलावा देखिए, ये तो व्यवहार की बात कर रहे हैं, व्यवहार के अलावा पेड़ की पूजा करेंगे, जानवर सांप की पूजा करेंगे, जानवरों गाय की पूजा करेंगे, बैल की पूजा करेंगे, तमाम नदी की पूजा करेंगे। ये तमाम प्राकृतिक चीज़ों का भी वो पूजा करते रहे,
ये भी उन्होंने समझा समय के कभी उन्होंने इस महत्व को समझा होगा कि ये जरूरी है इन चीज़ों को पूजा करना, ताकि इनके पूजा करने से इन चीज़ों का महत्व समझेंगे लोग, और जब महत्व समझेंगे तो पालन करेंगे। कुआं का पूजा करना, बार बात में कुआं का पूजा करते हैं। हर त्यौहार को, कैसे त्योहारों को मनाना है, इसका उन्होंने व्यवस्था बनाई है, ताकि लोग त्यौहार मनाने में उन चीज़ों को अपने अपने चीज़ों को न भूलें। त्यौहार मनाने के तरीके उन्होंने तमाम विकसित कर रखे हैं। अनेक चीज़ें, गाने विकसित कर चुके हैं, बजाने गाने के अपने अलग, हर गांव के अलग अलग लोगों ने परिस्थितियों के हिसाब से गाना बना चुका है। प्रकृति के साथ कैसे उनको बात करनी है, उसके साथ उन्होंने ऐसा एक तरीका बना रखा है। तो देवी देवताओं के लिए उन्होंने बना रखा है कि इस तरह से हम उनका पूजा करेंगे। ये पूरा का पूरा आप देखिए ना, तो ये किस तरह से उन्होंने एक सांस्कृतिक विकास धीरे धीरे करते गए। धीरे धीरे नई नई चीज़ें भी आई। तो वो इसका मतलब नहीं कि वो पुरानी चीज़ें छोड़ दिया। पहले सड़क नहीं था, सड़क आए, गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ पहुँचने लगी, मोबाइल आ गया और टेलीफोन आ गया, नई नई चीज़ें आने लगी। फिर उनसे उन्होंने तारतम्य बना के और एक नई संस्कृति को, नई संस्कृति मत के उस संस्कृति में सुधार करते रहे, आगे बढ़े, क्योंकि वही चीज़ें आएंगी। और आप जाने कि मनुष्य की प्रकृति है उसका विकास करना, तो विकास तो करेगा, नई नई चीज़ों को ग्रहण करेगा। तो नई चीज़ों को ग्रहण करना और पुरानी जो अपनी जो चीज़ें विकसित हो गई हैं उनको आप चलाते रहते, तो एक जीवन का एक पूरा का पूरा सामंजस्य बनता है। और इसीलिए आप देखिए 3-3, 4-4 हज़ार साल पुराने गांव, कम से कम ऐतिहासिक रूप से मालूम है, 4-5 साल, 5,000 साल का तो उन्होंने इतिहास बताता है कि गाँव थे। तो 5,000 साल से गाँव चल रहे हैं और वैसे ही चल रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ गाँव, वो जो 5,000 साल पहले जो गाँव का विवरण मिलता था, करीब करीब वही विवरण आज भी चल रहा है। अब ये अलग बात है कि इधर जो प्रयास हो रहे हैं गांव को शहर बनाने का प्रयास, बड़ा खतरनाक प्रयास है। और ये जो देश की आज़ादी के बाद जो इस देश की राजनीति आई और देश के जो अधिकारियों ने गांव के बारे में सोचना शुरू कर दिया, IAS, PCS और ये दिल्ली, बम्बई और बड़े बड़े विदेशों से पढ़े हुए, जब तक ये इस तरह के पढ़े लिखे लोग जब गांव के बारे में सोचने लगे, तो गाँवों की स्थिति ये बन गई कि बस एक ही उद्देश्य है कि गांव को शहर बना दिया जाए। शहर बनेंगे तो अब हमको तो लग नहीं लगता कि गांव रुक पाएंगे। और ये गांव में जो सब शहर बनेंगे तो जो आपके इतने 5,000 साल से जो सांस्कृतिक विकास हुआ है गांव का, जो एक एक चीज़ को किस तरह से लोगों ने जोड़ा है, वहाँ की मिट्टी से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के पेड़ पौधों से, वहाँ के जानवरों से, वहाँ के आस पास के वातावरण से, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। और फिर आपके अंत में जब वो चीज़ नष्ट रहेगी, गांव में आप इसीलिए रहते हैं कि गांव की एक संस्कृति है, तो फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, शहर में जाएंगे और शहर में जाके आप भी उसी कीड़े मकोड़े के जैसे ज़िंदगी जो निर्वाह कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, यही तो गाँव शहर की ज़िंदगी रह गई है। तो बस उसी के साथ आप भी अपनी ज़िंदगी उसी तरह बर्बाद है, उसी तरह से आप उसी धारा में आते जाएंगे। और गाँव के लोग केवल यही नहीं करते हैं, गाँव के लोग अब खाते भी हैं, पीते भी हैं, रहते भी हैं, गाते भी हैं, नाचते भी हैं, मिलते भी हैं, जुड़ते भी हैं, अपने दुख में सुख में बुलाते हैं। एक बहुत जीवन की एक ऐसी शैली है कि जो लगता है कि उनको पूरी तरह से उनकी जीवन शैली समझ लीजिए कि बिल्कुल एक तरह से अपने आप प्रवाह की तरह से चलती जाती है, किसी को कोई बाधा नहीं आती। जब बीच बीच में बाधा तत्व भी आते हैं तो उन्होंने उसको दूर भी कर लेते हैं। और जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताऊँ कि गाँव में आप ये देखिए, उन्होंने एक अपनी संस्कृति बनाई थी कि 5 आदमी अगर मिल के बैठ के जो न्याय कर देंगे वो न्याय सही माने जाए। अब उन्होंने देखिए न्याय के लिए अपनी संस्कृति का विकास इस तरह किया कि पंच परमेश्वर नाम दिया। अब पंच परमेश्वर, ये मजेदार बात देखिए कि गांव की हमारी सभ्यता, जिसको हम संस्कृत कहेंगे, हमारी ऐसी संस्कृति कि 5 आदमी को बैठा के न्याय करा लेते थे और उनको कहते थे पंच परमेश्वर और मानते थे कि पंच परमेश्वर है। अब आज क्या स्थिति है, आज उस संस्कृति को आपने विलुप्त कर दिया। तो आज क्या स्थिति है कि जहां 5 आदमी बैठ गए तो परमेश्वर नहीं, वो पांचों जो है वो आपके भक्षक बन जाते हैं। जहां 5 बन गए तो उसमें जाति का बिड़ा देंगे, उसमें अपना स्वाद बिड़ाएंगे, अपना घुसखोरी बिला देंगे, किसी तरह अपने को उस पंच को एक तरह से भक्षक के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएंगे अगर उनको आपने हाथ में उनके दे दिया कि हमारे लिए न्याय करें। तो ये जो संस्कृति, कितना एक सुंदर संस्कृति उन्होंने विकसित किया था कि हमारे 5 लोग बैठ के परमेश्वर बन के हमारे न्याय कर देंगे, और आज उसको आपने छोड़ दिया तो वो पंच परमेश्वर पंच भक्षक बन गए।
और यही हो रहा है। और देश के नेताओं ने तो यही कर रखा है कि 5 जात के लोग जहाँ बैठ जाएं, वो समझ लीजिए कि वो जातिवाद का और धूर्तता का, बेईमानी का पूरा सामान आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये संस्कृतियों का ये, इसीलिए संस्कृति जितनी देश की जो महान रहती है ना, वो देश उतनी ही सुदृढ़ रहता है, विकासशील रहता है, और समस्याएं आती हैं तो उसका बहुत शीघ्रता से वो निराकरण कर लेता है। मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि पंच परमेश्वर, अगर गांव में विवाद हुआ, पंच परमेश्वर बैठ के 2 मिनट में उसका समाधान हो गया। और अब वो नहीं है तो अगर विवाद हुआ तो कोर्ट कचहरी पुलिस दौड़ते रहिए, और सारे एनर्जी पैसा रुपया आपका बर्बाद होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये संस्कृत के विकास के लिए ये चीज़ें किस तरह से समाज अपना बनाता है। इसलिए जब भी ये ऐसे अवसर आवे तो उन संस्कृतियों के विकास में योगदान करना चाहिए, उसको मिटाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और जो नई चीज़ें हैं, कोशिश ये करना चाहिए कि जो नई चीज़ें हैं उनसे कैसे सामंजस्य बैठा के उस संस्कृति के साथ जोड़ दें। जैसे आप मोबाइल आया तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मोबाइल अगर आ गया, चाहे और भी चीज़ें जो तरक्की की आ गई, मशीनें आ गई, तो कैसे हम अपने जीवन के साथ जोड़ दें। अब मशीन आ गई तो क्या ठीक है, अगर मशीन आ गई, मोबाइल आ गया, तो हमारी संस्कृति को और सुदृढ़ कर सकती है। यानी जैसे मैं उदाहरण दूँगा कि मान लिया हमारे यहाँ वृक्षों के बारे में, जिन वृक्षों की जानकारी हमारे पास है, बहुत सारे वृक्षों की जानकारी हम भूल चुके हैं, उनके गुण भूल चुके हैं। तो आप हमारे पास इसकी सुविधा हो गई, इंटरनेट की सुविधा हो गई, मोबाइल आ गए, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे वृक्षों के क्या गुण हैं, क्या उनके फायदे हैं, उन वृक्षों को कैसे हम ज़्यादा जीवन का बेहतर बना सकते हैं। तो वो हमारी वृक्ष तो महत्व का रह गया, उसके साथ उन वृक्षों के बारे में मुझे और जानकारी मिली। तो जिसको हम पूजा करके उसका फायदा उठाते थे कि वृक्ष का हम पूजा कर लेते थे, जैसे आंवले का पूजा करते थे, हमारे संस्कृति का पूजा था। तो आंवले की क्यों पूजा करते थे ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारे संस्कृत अंग था। आज हमारे पास ज्ञान हो गया है और हम बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं कि आंवले की हम पूजा क्यों करते थे। और आंवले की पूजा करने से तो आंवला नहीं छोड़ना है, आंवला का पूजा करना इसलिए है कि आंवला हमारे जीवन के लिए, या आंवला या पीपल मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अभी देखा आपने कोरोना में पीपल के बड़े महत्ता लोगों ने समझ लिया कि पीपल का तो बहुत ऑक्सीजन देता है। हम बहुत से गांव के लोग ये नहीं जानते थे कि पीपल कैसे ऑक्सीजन मिलता है। पीपल का पेड़ ये पढ़े लिखे बड़े लोग जानते हैं, लेकिन गाँव के महिलाएं, गांव के लोग कुछ नहीं जानते थे कि ये पीपल से ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन से मेरा क्या संबंध है। लेकिन अब पीपल के पेड़ पूछते थे, यानी कि पीपल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इससे मतलब पीपल का पेड़ पूजने का मतलब है कि हर गांव में 1 या 2 4 पीपल का पेड़ जरूर लगाइए। आप इसलिए वो लगाते थे कि भाई पीपल नहीं लगा तो हम पूजा क्या करेंगे, वहाँ तो पूजा करने के लगा देते। लेकिन अब उनको समझ में आया कि पूजा करने के लिए जो हमने व्यवस्था बनाई थी, अपने संस्कृति का अंग बनाया था पीपल के पेड़ को पूजा करने के लिए, वो इसलिए था कि पीपल हमारे जीवन के लिए कितना महत्व है कि अगर कोई तरह से सांस हमारे ऑक्सीजन में कोई कमी आती है तो उसकी पूर्ति हमारे पीपल कर सकता है। और ऑक्सीजन की कमी बहुत कारणों से हो सकता है, इसमें तो कोई इस बार तो मान लीजिए कोरोना ने आपको एहसास करा दिया कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। बहुत सारे कारण हैं जिसके नाते ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और अगर ऑक्सीजन पीपल नहीं लगा तो उस ऑक्सीजन की कमी को आप उसकी पूर्ति कैसे करेंगे। तो ये जो बातें आपके ये चीज़ें संस्कृति के हमारे अंग हैं। तो गांव के लिए आप देखिए किस तरह से संस्कृत का इन तमाम चीज़ों से जोड़ के उन्होंने अपने संस्कृति को विकसित किया है। लेकिन अब इनको आप छोड़ देंगे तो वो जो हजारों 4 साल से जो बनाया है वो तो आपसे छूट जाएगा। अब नया क्या बना लेंगे, नया एक दिन में तो बन नहीं जाएगा। और नया जो बनाएंगे वो मैं नहीं समझता कि जो 4000 साल के निरंतर प्रयासों से आपने जिस चीज़ को विकसित किया, अपने जीवन शैली का अंग बनाया, उसको आप 10, 20, 25 साल में आप उसको स्वीकार कर लेंगे। उदाहरण के लिए मैं गांव का रहने वाला, मैं हम लोग गांव में बचपन बीता, गांव के पेड़ पौधे, तीर तालाब, वहाँ रास्ते, सब के बारे में, जंतुओं के बारे में, ये जीव जंतुओं के बारे में, कब बैल बोलते हैं, कब भैंस बोलती हैं, कब क्या जानवर कब बोलते हैं, कब सियार बोलते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानते थे। अब मैं आप शहर में आ गया, शहर में मैं आके एक मोहल्ले में मैं रह रहा हूँ। अब शहर के क्या है, क्या जिस मोहल्ले में रह रहा हूँ मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ की कोई ये कैसे हम लोग एक दूसरे से व्यवहार करें, कैसे रहें,
एक व्यवहार का जो औपचारिक तरीका है उसको निभाते हैं कि वो मिलते हैं, हेलो हाय होता है, कहिए क्या हाल है, बैठिए, ऊपर ऊपर की इधर उधर बातें होती रहती हैं और अपने घर में आके बैठ जाते हैं। और चूंकि जब से टीवी वीवी आ गया सब लोग बैठ के अपने घरों में टीवी देख रहे हैं, समय काट रहे हैं, बस इस तरह की ज़िंदगी चली गई। तो ये कोई सांस्कृतिक जीवन नहीं है, जीवन है, आप इसको आरामदेह जिंदगी कह सकते हैं कि आराम से कोई लेना नहीं, लेकिन जीवन में सिर्फ ये आपको लगता है आरामदेह जिंदगी, लेकिन ये आपको जितनी चीज़ों की जीवन में आवश्यकता है वो चीज़ें आपको नहीं मिली, आपको पता नहीं लगता, और इसीलिए आप हमेशा सब कुछ होने के बाद भी तमाम लोग अवसाद में हैं, तमाम लोग बीमार हैं, तमाम लोग किसी न किसी परेशानी में लगे रहते हैं, हमेशा चिंता में लगे रहते हैं, दिमाग में उलझने रहती हैं, और वो समझते, उनको लगता है कि हम तो हमारे पास मोटर है, गाड़ी है, मकान है, फ्रिज है, एसी है, तो बड़ा खुशहाल है। ये बिल्कुल आप इसको भ्रम में ना रहिए। वो अंदर जो है खोखलापन, वो उस खोखलापन को बढ़ाता जा रहा है सारी चीज़ें होने के बाद। जबकि जो गांव की संस्कृति है, अंदर बाहर तो कमी हो सकती है, जो आप शहर के मुकाबले में अपने सोचेंगे तो आपको लगेगा बाहर आपके पास कुछ कमी हो सकती है, लेकिन गांव के लोग अंदर से खोखले नहीं है जाने। क्यों? कि वो जो जिस संस्कृति का विकास उन्होंने किया है वो समय के साथ विकसित हुआ है और उनको तारतम्य में बैठा के विकसित हुआ है, तो वो खोखले नहीं हो सकते, कभी नहीं खोखले थे, क्योंकि तारतम्य। हाँ, जब उसको छोड़ के वो शहरी नकल करने लगेंगे, शहर बनने की कोशिश करने लगे, तो फिर वो भी इनके में भी वही खोखलापन आ जाएगा। तो देखिए, इतने महत्वपूर्ण विषय को हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि जो कुछ भी हमारे सभ्यता के, संस्कृत के जो तत्व हैं, उनको हम गांव-गांव में हरदम उसको दिखाते रहें, ताकि आने वाली पीढ़ियां और हमेशा लोग जानते रहें और उसका पालन करते रहें, और ये जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप हमेशा होता रहे। तो गांव सरकार अब बनेगी तो सांस्कृतिक क्रियाकलाप को जो इतना महत्व देगी, इतने महत्वपूर्ण विषय को उसको इतना महत्व देगी कि गांव का कायाकल्प भी बदल देगी, पूरे गांव का समाज बदल जाएगा। और ये जो गांव में तमाम समाज में जातिवाद और समाज को तोड़ना और समाज को बिगाड़ना, कुछ विकृतियां जब आई तो हम गांव की सरकार आके सारी विकृतियों को दूर कर देगी। फिर वो एक ऐसे समाज का निर्माण कर देगी कि सब गांव में ना आपको कहीं जातिवाद दिखाई देगा, ना गांव में कोई दुश्मनी दिखाई देगा, ना गांव में कोई एक दूसरे के प्रति घृणा दिखाई देगी। सब मिलके और अपने सभ्यता और संस्कृति जो हजारों साल से विकसित किए हुए उसी को और आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना, गाँव स्वर्ग हो जाएगा। इन चीज़ों को अगर हम करें तो गाँव स्वर्ग हो जाए, लेकिन उनको आप गाँव को आप बताइए ना। अब ये आप जब उनको बताएंगे नहीं कि हमारे संस्कृति और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में क्या अंतर है। आज सरकारी विभाग वाले जाते हैं, नाच गाना करा देते हैं, झुमरी के नाच, तो भोजपुरिया नाच, इसको कहते हैं संस्कृत। चला गया भद्दा नाच, गंदे गंदे गाने या फिल्मी, इसको दिखा देते हैं कि ये हमारा संस्कृत है। ये हमारा संस्कृत नहीं है। हमारा संस्कृत के हर गांव का आप पता लगाइएगा कि कैसे कैसे गूढ़ तत्व है हमारे जो जीवन शैली के, उसी को हमारी संस्कृति है और उसको हमको उन क्रियाकलापों को आगे बढ़ाना है। तो गांव के सरकार का यही उद्देश्य है, और इसीलिए कह रहा कि जितना जल्दी आप गांव सरकार के लिए आप प्रयत्न करेंगे, गांव बनेगा। और यही एक रास्ता है। और अगर आपने गांव के संस्कृति जिस तरह से विनाश हो रहा, बड़ी तेजी से विनाश हो रहा, इस 70 सालों में तो गांव को लोगों ने क्या बना दिया है, जाके देखिए। वो मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि न गाँव तो गाँव रहने जाएंगे और शहर भी नहीं बन पाएंगे। तो गांव और शहर के बीच में इनकी कैसी हालत हो गई है और कैसी हो रही है, न गांव और न शहर। तो अब कैसा होगा ना, ये इसको बोलते हैं कि ये एक आप कही थी ऐसी अपसंस्कृति, मतलब कि आपका अपना कुछ मूल नहीं है और दूसरा कुछ आप सीख नहीं रहे। और जो लोग गांव से शहर आ गए, वो लोग चाहते हैं कि जब शहर वाला जो चीज़ें हम सीखे हैं वही गांव में लागू करें। गांव के लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि जो शहर में हो रहा है उसको लागू करें। उनका इतना अपना श्रेष्ठ वो चीज़ें हैं, एक एक चीज़ में उनके जीवन के एक चीज़ में एक पूरा एक हजारों साल का अनुभव है। एक गीत ही गांव के लोग अगर गा रहे हैं, पुराने समय के लोग, तो आप देखिए महिलाएं जो गीत गाती हैं इसमें कितनी संस्कृति है। हाँ, उसमें ये है कि समाज में जो थोड़ा गांव में जो समझदार लोग हैं, वो उन चीज़ों को जो समय के साथ जो संस्कृति की बहुत सी चीज़ें जो उसका कोई औचित्य नहीं रह गया है, उसको ख़त्म कर दें, उसको ख़त्म करें, कहें भाई ये इसका औचित्य नहीं रह गया। ये जो गांव के जो अच्छे लोग हैं, जो गांव का समझते हैं, उन लोगों का दायित्व है कि उसको ख़त्म करें, नई चीज़ों को लाएं, लेकिन तारतम्य कभी नहीं करें।
तो साथियों यही मेरा है कि ये कितना महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में ना सरकार ने ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं दिया। और जब सांस्कृतिक क्रियाकलापों में यही सब होता रहेगा, नाच गाना, तो क्या हमारे गांव के सांस्कृतिक हमारी महत्ता और हमारी महानता का क्या समझ आएगी। और गांव में अगर 6 लाख गाँव की संस्कृति खत्म हो गई तो कौन सी भारत की संस्कृति है जिसको कहते हैं कि भारत की संस्कृति है। ये क्यों नहीं लोगों को समझ में आता है कि भारत की कोई अपनी संस्कृति नहीं है, भारत की वही संस्कृति है जो गांव की संस्कृति है। और हर गांव की अपनी अपनी संस्कृति है और हर गांव अपनी संस्कृति को बचाए हुए, अपनी संस्कृति का पालन करते हुए दूसरे गांव की संस्कृति को तो किस तरह से तारतम्य बना के हजारों साल से रहा, ये भारत की संस्कृति है। और ये लोग भारत की संस्कृति सिखाते हैं जो दिल्ली और लखनऊ और मुंबई में बैठ के भारत की संस्कृति की गाथा गाते हैं। ये इनके पर हम तो दया आती है और दया भी आती है। ये सब मूर्ख भी हैं, स्वार्थी भी हैं और अपना केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में लगे हुए हैं और उसमें ये बड़ी बड़ी बातें कह के और अपना नई नई बात निकालेंगे और उस नई बातों को कोई महत्व नहीं है। गांव के ग्रामीण लोगों के जीवन में उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसको थोपते हैं और फिर गांव वाले उसे भूला जाते हैं और गांव वाले न घर के रह जाते हैं न घाट के रहते हैं। तो अपने संस्कृति की रक्षा करिए, सांस्कृतिक क्रियाकलापों को बढ़ाइए। और ये अभी तो नहीं हो सकता, लेकिन गांव सरकार आएगी तो इसको जरूर पूरे विस्तृत लेवल पर विस्तार और गहराई से और गंभीरता से इसको करेगी। धन्यवाद सर।